बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आवान और अजीम का तारुफ बाद में करवाऊंगी, ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूँ जी। मैं हूँ अजीम राना और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। आपके दिन का आगाज भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और जैसे कि शहर बानो ने ठंड का जिक्र किया है, तो आजकल तो वैसे हर जगह सर्दी की बातें हो रही हैं, धुंध की बातें हो रही हैं। धुंध से मुझे एक और चीज याद आती है और वो याद आती है जनाब पोल्यूशन। प्रोग्राम करना है और घर जाना है। मुझे बिल्कुल मुझे पोल्यूशन याद आती है, क्योंकि स्मॉग ने जो हालत की हमारे मुल्क में, वो खैर हर बंदा ही जानता है कि क्या सूरत हाल थी, सांस लेना मुहाल हो चुका था। तो मुझे भी ये समझ नहीं आ रही, आजकल फॉग दोबारा से इतनी डेंस होती जा रही है, पंजाब में तो बिलखसूस ज्यादा है। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो कराची पिछले दिनों जनाब वहाँ पे भी जो है माहौल खासा खराब रहा है। तो शहर बानो क्या लगता है आपको, ये ठीक होने हो सकता है कभी? ये बिल्कुल जी, ये ठीक हो सकता है और हुकूमत की जानिब से भी इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि सारा जो स्मॉग का इशू है, ज़्यादा 70 या 80% जो है इसका जो अमल दखल है ये ट्रांसपोर्ट पे है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो जो आलूदा हवा कह सकते हैं आप जो छोड़ी जाती है उसकी वजह से बिल्कुल फ्यूल बर्न होता है, कार्बन जलता है, वो कार्बन एमिशन फजा में होती है। 70 से 80% आलूदगी जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही है। तो हुकूमत की जानिब से ये किया जा रहा है कि बिला सूद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और रिक्शों को सड़कों पर लाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। और गुज़श्ता रोज इलेक्ट्रिक बाइक्स रजिस्ट्रेशन तकरीब भी हुई। यार तो बड़ा अच्छा इकदाम इन्होंने किया है। और पहले मरहले में हुकूमत 26,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा देने जा रही है, तो भरपूर फायदा उठाए जी। तलबा के लिए भी इसमें खास ऑफर है कि 10,000 बाइक जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। इसके अलावा माजूर अफराद हैं, खवातीन हैं जो इसमें से फायदा उठा सकती हैं। खवातीन के लिए आपके फेवरेट कलर में स्कूटीज दे रहे हैं, पिंक कलर में खवातीन के लिए पिंक कलर में स्कूटर्स आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुकूमत ले रही है, लेकिन ये एक इनकलाबी कदम हो सकता है। इससे एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होगा, इससे आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर होगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है अजीम, बड़ा जरूरी सवाल होगा। बिल्कुल, इनकलाबी कदम तो ये तब होगा जब ये होगा। अब हमारे तो यहाँ पर हुकूमतें भी चेंज होने वाली हैं, और जब हुकूमत चेंज होती है तो नई पॉलिसीज आती है। पिछले मंसूबे कभी चलते हैं, कभी रोक दिए जाते हैं, कभी खत्म कर दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो नई हुकूमत आएगी वो भी इसी मामले पर रहेगी। बसद इख्तिलाफ आपके साथ करते हुए थोड़ा सा, और वो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुकूमत आएगी ना, इस मंसूबे को कम अज कम वो नहीं छेड़ेगी। क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट को क्लीन रखना जरूरत हो चुकी है। और जब आपकी सेहत पे बात आ जाए, जब बात आपकी जिंदगी की हो, आवाम की जिंदगी की हो, तो इससे अच्छा इनिशिएटिव हो नहीं सकता। पूरी दुनिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो भी हुकूमत आइंदा आए इंतखाबात के बाद, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस मंसूबे को जारी सारी रखे। तो आप भी पिंक स्कूटी लेंगी यकीनन जाके? हाँ, मैं पिंक स्कूटी लूंगी और चलाऊंगी। बड़ा ज़बरदस्त ये इकदाम किया गया। और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर मर्द नहीं है, या फिर मर्द हो या ना हो, हम उन पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं। अब तो वैसे ये वाला इनकलाब भी आ रहा है, इस लिहाज से भी एक इनकलाब आ रहा है कि रोड के ऊपर बिल्कुल मैंने भी कई दफा विटनेस किया, खवातीन बाइक चला रही हैं और अब वो रिलाई नहीं करती हैं, गाड़ियां भी चला रही हैं खवातीन, बसेस भी चलाना शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे पास एक और खबर है बड़ी अच्छी, और मैं अपने व्यूवर्स के साथ साथ आपको भी सरप्राइज करूंगा इस खबर से। आपने और हमने ये तो सोचा होगा, सोचा तो नहीं, सुना भी होगा कई दफा कि जनाब यकीनन शादी के बाद ज्यादातर लोग ट्रिप करते हैं और वो इधर उधर घूमने जाते हैं, लेकिन एक नौब्याहता जोड़ा, अच्छा जी बिल्कुल, फौरी तौर पर थाने पहुंच गया। ओह, क्यों? खैर है, वैसे सुना तो हुआ है, कोई ना कोई मामला हो जाते हैं, कोई दूल्हे को उठा के ले जाते हैं, कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की जाती है मैरिज हॉल में। कोई खिलाफ वर्जी नहीं की इन्होंने। हाँ जी, ये थाना, ये थाने में गए और ये फोटो शूट कराने गए हैं बिल्कुल। और ये विजुअल्स भी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को। ये मॉडर्न थाने बनाए गए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से जनाब ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया, और उन्होंने जनाब 40 स्मार्ट पुलिस थाने बनाने का ऐलान किया, जिसमें से अब तक 13 बन चुके हैं। ये तो अच्छा, मुझे अब याद आ गया, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी देखी थी स्मार्ट थानों के नाम से। मुझे लगा एम ही मस्त दिखाई जा रही है, बट ये वाकई थाने हैं और ये बिल्कुल 5 स्टार होटल लग रहा है। मुजफ्फरगढ़ का थाना है, जबरदस्त। और ये किसी लाहौर या इस तरह किसी मेजर सिटी का भी नहीं है। वैसे बनना होता है ना जो तरक्याती काम है, बड़े बड़े शहरों में सिर्फ हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से जनाब ये वहाँ पे किया जाता है, फोटोशूट किया गया शादी का। लेकिन अजीम, मजे की बात ये है कि बड़ा रिवायती और टिपिकल सा लग रहा है, जैसे आप 80s में चले गए ना, वो वाला थीम शायद उन्होंने अपनाया है। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया ये थाने, और सारे थाने ऐसे होने चाहिए। जब थानों का दिमाग में आता है तो एक खौफ सा होता है कि पुरानी इमारतें होंगी और बहुत सीधा
अंदर फर्नीचर पड़ा होगा अंदर खौफनाक किस्म के पुलिस सड़ियल वाले से, बैठे होंगे। हाँ सड़ियल से पुलिस वाले बैठे होंगे। तो बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कि आपने थाने तो तब्दील किए हैं, अब थानों के अंदर जो पुलिस एहलकार हैं कल्चर भी तब्दील किया जाना चाहिए। उनके रवैयों को भी तब्दील होना चाहिए, आवाम के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए ताकि ये मामला मजीद बेहतर हो। तो बहुत खूबसूरत ये मुझे लगा। चले ये तो हो गया शादी का फोटोशूट, अब बात करेंगे क्रिकेट की। तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच होने जा रहा है। आज कौन जीतेगा? जीतने वाले ही जीतेंगे। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान ही जीते। अगर पिछले 3 मैचों की कारकर्दगी देखे तो पाकिस्तान नहीं लग रहा। आपने तो मुझे कहा था मैं शर्त लगाऊंगा कि पाकिस्तान जीतेगा। हमारे सेंटीमेंट्स हमारी कौमी टीम के साथ हैं, हमारी दुआएं हमारी कौमी टीम के साथ हैं। लेकिन अगेन बात वही है, परफॉर्मेंस देखे ना पिछले मैचेस की तो लगता नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड खासी फॉर्म में नजर आ रही है। और इस बार न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट ने प्रॉपर अनाउंसमेंट की है स्टेडियम में आने वाले लोगों के लिए कि जी आपने गेंद के ऊपर एहतियात से नजर रखनी है, क्योंकि बहुत छक्के लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं, तो आपने आपको अपना ख्याल खुद रखना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे बाद 11:10 पर शुरू होगा और न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 से फैसलाकुन बर्तरी हासिल हो चुकी हुई है पहले से ही। जी बिल्कुल। और हमने इस सीरीज के दौरान देखा है कि T20 के दौरान खासी तब्दीलियां भी की गई हैं और शाहीन आफरीदी बतौर कप्तान ये डेब्यू सीरीज खेल रहे हैं। तो अल्लाह करे जी हमारी टीम अब वाइट वॉश होने से बच जाए, कम से कम अच्छे मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। अजीम राना, ये जो आपने छक्कों का जिक्र किया, ये न्यूजीलैंड टीम ही मेरे ख्याल से लगा रही है। नहीं हमारे प्लेयर्स भी मारते हैं, बड़े जबरदस्त बैटर हमारे पास मौजूद हैं, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं करना। चल रहे और ये अभी इंशाल्लाह आज के मैच में देखें आप कैसा पासा पलट है। हमें अब ये दुआ करते हैं कि वाइट वॉश की सूरत हाल से अल्लाह हमें बचा ले, ये 2 मैचेस एटलीस्ट हम जीत जाए। वैसे अब क्रिकेट की बात तो हमने की है, अब टेक्नोलॉजी के मैदान का अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ से एक अच्छी खबर आ रही है। और यूएस में जनाब ये रिसर्च हुई है, माहिरीन ने एक नई किस्म का फ्यूल सेल बना लिया है। अच्छा। जो मिट्टी से बिजली पैदा कर सकता है। मिट्टी से? जी बिल्कुल। आप इमेजिन कर सकती थी कि ये और भी आएगा कि मिट्टी से बिजली बनेगी। और वो ये कि एक छोटा सा इन्होंने एक सर्किट बनाया है, उस सर्किट को मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया के थ्रू तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भी रहे हैं। जी बिल्कुल। ये और ये सेल्स के ऊपर मुश्तमिल एक सर्किट है। बिल्कुल। इससे आप ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लाइट इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, इससे सिर्फ आप माइक्रोवेव ओवन चला लिया, फोन चार्ज कर लिया, एलईडी लाइट चला ली कोई एक आध। लेकिन अगर इस पे काम हो तो ये बड़े मंसूबे के तौर पर काम आ सकता है। जैसे हम देख रहे हैं सोलर पैनल्स, सोलर पेंट्स का भी हमने जिक्र किया। तो अगर ये मिट्टी से इस तरह की तवानाई आना शुरू हो जाए तो एक तो ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं काश्तकारी में कमी आती जा रही है, लोग वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू हो गए हैं, तो इसमें काम होगी। वैसे वो शहरबानों कहते हैं ना, लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो एक सिंगल स्टेप है। इस कदम के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद बिजली सस्ती जो है वो होगी और इस तरह के तरीके इनोवेट कर लिए जाएंगे कि जिनसे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त आपने बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने तरीके सामने आएंगे उतनी ही आवाम को सहूलत मिलेगी, उतनी ही आसानियां होंगी, उतने ही नर्ख कम होंगे, रेट्स नीचे आएंगे और जिंदगी पुरसुकून होगी। और साइंटिस्ट ने वैसे भी बोला, जिन्होंने ये रिसर्च की है, उन्होंने भी बोला है कि हर तरह की मिट्टी के अंदर ये वाले बैक्टीरियाज मौजूद हैं जिन बैक्टीरियाज को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। ये तो हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी थी व्यूअर्स, जो हमने आज आपके साथ शेयर की है। मजीद हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अहम स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने कहीं जाना नहीं, पॉलिटिकल स्टोरी पर बात करेंगे। स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ ही रहेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासत की। तो इलेक्शन 20 दिन की दूरी पर है। जोड़ तोड़ के बाद इंतखाबी सियासत में शिद्दत आ चुकी है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में पहला जलसा किया। माजी के अदालती फैसलों को निशाना बनाया गया और अपनी कामयाबी गिनवाई गई। मगर नून लीग में ये आवाजें उठ रही हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया नवाज शरीफ के हाथ से फिसल चुका है। अंदरूने सिंध बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और बिलावल भुट्टो बार बार मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनने देंगे। मुश्किलात का शिकार पीटीआई ने भी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। फाइनली बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पीटीआई कल हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। जी बिल्कुल। तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में पहला जलसा किया। पहले तो ये बड़ा मुख्तसर उनकी ये एंट्री थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहली एंट्री है उनकी इंतखाबी मुहिम के एतबार से, जब हम देखते हैं तो कोई लंबी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन्होंने माजी के अदालती फैसलों को निशाना बनाया। वो तमाम फैसले खत्म हो चुके हैं। तो क्या ये टाइम सही है इस टाइम पे इस तरह के मौजू को छेड़ना?
नहीं, असल बात तो वही थी ना कि अपना प्रोग्राम देते कि उन्होंने क्या आखिर उनका आगे का लाहे अमल क्या है और आगे वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं। माजी माजी हो चुका है, माजी में आपके साथ क्या किया, आपने किसी के साथ क्या किया, इस पर तो बात होगी तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। असल बात यह है कि कुछ आपने किया लोगों के साथ, कुछ लोगों ने आपके साथ किया। कुछ किरदार ऐसे थे जो जिनको आप टारगेट करना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जिनको आपने टारगेट किया। अब क्या हुआ है सूरत हाल में, आप ये समझ रहे थे कि मैदान खाली हो जाएगा, मैदान तो खाली नहीं हुआ आपका। और आपको अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों की मुखालफत का सामना यूं करना पड़ा है कि आपकी एक सीट पर आप ही के मुकाबले एक और आदमी भी आप ही का इलेक्शन लड़ रहा है, और जिनको टिकट नहीं मिले उनके तनाज़ात तय करने में आपको 2.5 महीने लग गए और तनाज़ात तय नहीं हुए हैं। लोग अब भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े हुए हैं। अभी एक आए हैं, अच्छी बात है कि आए हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, मगर अपना बयानिया तो बताएं, अपना ये तो करें आप 4 चांद लगा देंगे, आप आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, आप अब शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाएंगे, आप दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। ये तो हमें बताएं ना कौन कौन सा आपने वो कारनामे अंजाम देने हैं। लोगों में भूख है, अफलास है, नादारी है, बीमारियां फैली हुई हैं। लगारी साहब, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया था कि जी हम 28 मई वाले 9 मई वाले नहीं है। नहीं, 28 मई वाले, आपका 28 मई का कारनामा भी आपका क्या कारनामा था? मसला ये है कि अगर उस वक्त की मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो अगर वो आपके साथ ना होती या वो खुद ये फैसला ना करती कि हमें भी धमाका कर देना चाहिए, तो आप कौन सा धमाका करने जा रहे थे? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये एक खास तरीके से चलता रहा है हमारा एटमी प्रोग्राम, और एटमी प्रोग्राम जो है हमें ये खदशा है कि ये जब भी आए इक़्तिदार में ऐसा ना हो कि इन चीजों को इनके हाथों रोल बैक करना पड़े। ये बड़ी खतरनाक बात होगी। साहब, नवाज शरीफ का पहले ये बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, अब जो बयानिया सामने आया वो है अगर मुझे ना निकाला जाता तो इससे आगे बात बढ़ेगी। नून लीगी सेनेटर आसिफ किरबानी भी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का जो बयानी है ना, ये नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुका। नहीं, आसिफ किरबानी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया, तो फिर जब अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया है तो ये क्या था कि आपको जो है वो लंदन के एयरपोर्ट पर आपको सी ऑफ करने के लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आए थे, तो आपने जो है आपका बयानिया लिया था। फिर उसके बाद जब आप दुबई पहुंचे तो किस शाही तमतराक से पहुंचे और फिर किस तरह से आपका रवानगी हुई, यहाँ सारे मसाइल आपके हल होने लगे, आपकी सारी मुश्किलात दूर होने लगी। अवाम की मुश्किलात तो ये दूर नहीं हुए, अवाम के मसाइल तो दूर नहीं हुए, अवाम को माशी इंसाफ तो नहीं मिला है, अवाम को समाजी इंसाफ तो नहीं मिला है। साहब, मरियम नवाज तो दावा कर रही है कि भाई हमने सब कुछ दिया है, पाकिस्तान को संवारा था, ना खत्म होते हमारी हुकूमत, हमें ना निकाला जाता तो हम आज मजीद पाकिस्तान बहुत तरक्कियों पर होता। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सा संवारा था। असल बात ये है, हमें बताएं तो सही ना कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई थी, पाकिस्तान में अफलास खत्म हो गया था, पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म हो गई थी, कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया था? और पाकिस्तान में वसाइल हैं, पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल रखता है। आपने क्या किया है? पाकिस्तान को क्या मिला है? आपने मोटरवेज बनाई है, मोटरवे एक इंटरनेशनल एजेंडा था, दुनिया भर में मोटरवेज का जाल बिछाया जा रहा था। अब अफगानिस्तान में तरक्की जाकर किसने की है? अफगानिस्तान में जो वो एक नहर निकाली गई है इन पिछले दिनों में, वो कैसे निकाली गई है? भाई आपने काम किया था तो क्या कोई आपने अपने मिलें और फैक्ट्रियां बेच कर ऐसा किया? लगारी साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें सरगर्म नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं नून लीग पर, आसिफा भुट्टो भी उनका भरपूर साथ दे रही हैं और भरपूर जलसे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो उनकी इंतखाबी मुहिम को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उन्होंने तो एक माह से ज्यादा हो गया है कि वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं जी। और उन्होंने अपना खैबर पख्तूनख्वा के लगभग तमाम अजला का दौरा किया, फिर उसके बाद बलूचिस्तान गए, वो पंजाब में गए हैं। पंजाब में फैसलाबाद का जलसा मैं तो देखकर हैरान हो गया हूँ, क्योंकि जो आखिरी जलसा हुआ था पीपल्स पार्टी का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हयात थी और लंदन जाने से पहले उन्होंने जो आखिरी जलसा किया था, मैं उस जलसे में मौजूद था और मुझे याद है कि किस तरह से वो सुबह उनकी रैली निकली थी। तकरीबन 5 बजे सुबह जो है तकरीबन 8:30 बजे रैली निकली थी और वो रात को शाम को जाकर 6 बजे के बाद जाकर पहुंची थी। 2-3 किलोमीटर का फासला उन्होंने इतने वक्त में किया था।
तो वो बड़ा जलसा था। उसके बाद ये मैंने एक बहुत बड़ा जलसा फैसलाबाद में देखा है। फैसलाबाद में भी रंग बड़ी हद तक बदला हुआ है। सराइकी बेल्ट में एक रंग बदला हुआ है। वहां पर उनकी इंतखाबी मुहिम, उनके उम्मीदवार जो हैं वो बहुत कैंपेन चला रहे हैं बहुत ज्यादा। इस वक्त तो उन्हें बहुत से सीटों पर जो है मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला करने की पोजीशन में है। साहब, आपको लग रहा है कि एंटी नून लीग कैंपेन चलाने से बिलावल भुट्टो जो एंटी नून लीग वोट है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? असल में पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ का सबसे ज्यादा डसा हुआ है। सबसे ज्यादा जो उन्हें तकलीफ है वो तो ज़ियाउल हक से थी, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में रहे 3 बार, तो एक आखिरी बार छोड़कर बाकी जो तमाम अदवार में आसिफ अली जरदारी जेल में रहे, और बल्कि उनकी जेल उस वक्त भी चलती रहती थी जब मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म हो जाता था, तब भी उनकी जेल चलती रही है। यानी 96 में बंद हुए और 2005 में जाकर उन्हें रिहाई मिली है। तो ऐसी सूरत हाल में जो एक इतना तकरीबन 8-9 साल उन्हें गुजारे, उससे पहले 2-3 साल भाई उम्र कैद की मुद्दत होती है। कहते हैं लोग जी 7 साल तक लोग जेल में रहते हैं तो उम्र कैद पूरी हो जाती है। ये तो 2 उम्र कैद जेल में नवाज शरीफ के दौर में काट चुके हैं ना। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ मुखालिफ वोट जो है, वो जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो नवाज शरीफ मुखालिफ वोट है। नवाज जब ये तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नाराज था अपनी पार्टी से कि वो उन्होंने ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पीटीआई के जितने वोटर्स हैं हो सकता है कि वो नवाज शरीफ को वोट ना दें, और पीपल्स पार्टी इसलिए पंजाब में ज्यादा सरगर्म नजर आ रही है कि वोट उनकी जानिब आ जाए। तो अब एक ये दूसरी बात ये कि पीटीआई जो है कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है, क्या लगता है कौन लीड करेगा? अच्छी बात है, जाहिर है लीडरशिप तो वहाँ नहीं है। अगर सामने आकर एजाज हसन शुरू कर दें या लतीफ खुर्सा शुरू कर दें, या जो एजाज हसन के जूनियर हैं गौहर खान, वो इंतखाबी मुहिम शुरू करें। लेकिन असल मसला ये है कि ये हवा के साथ चलने की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। मसला इमरान खान ने खुद अपने लिए आइसोलेशन का रास्ता अख्तियार किया, सियासी तन्हाई का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने अपने तमाम इत्तेहादियों को और दूसरे जो इत्तेहादी नहीं थे सबको नाराज किया। उन्होंने वो अपने आप को एक खुद पसंद और अनापरस्त शख्स के तौर पर थे सियासत में, इसलिए वो आइसोलेशन का शिकार हुए। अब उनकी पार्टी कैसे इंतखाबी मुहिम चलाती है ये अलग सवाल है, और कौन सी पाकिस्तान का मसला है जो इमरान खान ने हल किया, ये भी एक मसला है। तो लगारी साहब, अभी जो मौजूदा इंतखाबी माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको 2024 के जो होने वाले इंतखाबात हैं वो 2018 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होंगे? नहीं, मुख्तलिफ तो होंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये साफ नजर आना चाहिए कि इस इंतखाब में मुदाखलत नहीं हुई। मशीन वो आरटीएस के जो वो ना बैठ जाए, सिस्टम ना बैठ जाए, ऐसा ना हो। फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लोग उसको कबूल करेंगे। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, क्या लगता है कि चौथी बार वज़ीर आज़म का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा जा रहा है कि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो क्या कोई साजिश चल रही है? ये बार बार कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने में। नहीं, उन्हें जिस तरह से लाया गया है, जिस तरह से उनका पूरा एहतमाम किया गया, और जब उन्होंने अवाम का साथ देने का वो किया था, अपना अहद किया था, या जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हुए थे, तो हम समझ रहे थे कि ये अब सीख जाएंगे और दोबारा समझौतेबाजी की तरफ नहीं जाएंगे। 2002 में भी उन्होंने समझौता किया, मुल्क से चले गए, और फिर 2008 में वापस आए, 2007 में वापस आए, तो फिर समझौते के तहत वापस आए। उसके बाद फिर समझौता करके चले गए, फिर समझौता करके वापस आए। तो वो तो असल डील तो उन्हें अवाम के साथ करनी थी, जो नहीं की है उन्होंने, अवाम के साथ डील नहीं की। अब नताइज देखें जो भी होते हैं, मैं पहले प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये कोई नहीं होगा कि जनाब कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर कहे कि जनाब मैं हुकूमत बना रहा हूँ। कौमी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप? एक ऐसी हुकूमत बनेगी, कौमी हुकूमत मैं नहीं कह सकता हूँ जब तक कि सारे लोग मिल न जाएं। असल बात यह है कि क्या एक कौमी हुकूमत की बनने में अगर कोई चीज रुकावट होगी तो इमरान खान होंगे। इमरान खान अपनी जिद, अना, खुद पसंदी को छोड़ें और वो एक साजिश अमल का हिस्सा बने। ये तो जब लगारी साहब इंतखाबात होंगे ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है खासतौर पर इंतखाबात उस पर अपना तज्जिया पेश किया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हुई। सुबह सवेरे पाकिस्तान की जानिब से ईरानी जारहियत और फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया गया और ऑपरेशन मर्गबर्ग सरम 4 के तहत पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें ईरान के सूबे सिस्तान में मौजूद BLF और BLA के ठिकानों को कामयाब तरीके से निशाना बनाया गया। उसके बाद से कशीदगी थोड़ी सी बड़ी है और सूरत हाल इस वक्त ये है कि चाइना की जानिब से भी कहा मैसेज आया है कि दोनों ममालिक सब्र और तहम्मुल से काम लें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी और ईरान ने कहा कि जी वो जैशुल अदल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्राइक के नतीजे में पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के पंजगूर के इलाके में 2 मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, वेलकम टू स्नो पाकिस्तान। ये मामला जो है, ये कशीदगी ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो अब इससे आगे क्या होगा? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जो पिछले 3 दिन हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत के लिए यकीनन बहुत अफसोसनाक थे कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर मुख्तात अंदाज में हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने हमारे टेरिटरी के ऊपर जो है जारहियत की थी, जिसके नतीजे में इस तरह आपने बताया कि 2 मासूम जानें जो हैं वो शहीद भी हुई। और उसके बाद जो दूसरा दिन था, मैं क्विकली बता देता हूँ, उसमें पाकिस्तान ने सफारती सतह पे ये कोशिश भी की और ये मौका भी फराहम कर किया ईरान को कि अगर वो इस मामले पे नदामत का इजहार करता है, माजरत करता है और इस बात का इरादा करता है कि आइंदा इस किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये तवक्कुआत पहले दिन पूरी नहीं हुई, जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ईरान की ये गलतफहमी दूर करना जरूरी है कौमी सलामती के लिए, कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत किसी की जानिब से भी बर्दाश्त नहीं करता। और जिस तरह आपने हवाला दिया कि कल सुबह बहुत कैलकुलेटेड मोहतात अंदाज में पाकिस्तान ने अपने आलमी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन के तहत जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के को इस्तेमाल करते हुए अपनी टेरिटरी से ऐसे हथियारों के जरिए से बहुत मोहतात अंदाज में उन बलोच दहशतगर्दों को निशाना बनाया, जिसमें यह एहतियात बरती गई कि कोई ईरानी हुकूमत, ईरानी फौज, ईरानी शहरी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये लेकिन एक सिग्नल चला जाए ईरान की रियासत और हुकूमत को कि पाकिस्तान जो है अपने दुश्मनों का जो है उनके खिलाफ सफारत है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सलाहियत भी रखता है, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा भी करेगा। लेकिन साथ ही साथ अभी रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ खुश आइंद हैं। आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। एक तो ये कि ये जो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है, मैंने जिस तरह बताया इंतहाई मोहतात भी है। पाकिस्तान के किसी जहाज ने पाकिस्तान की एयर स्पेस से बियॉन्ड ईरान की एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया। हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स को यूज किया और टारगेट बहुत, चुनाव भी बहुत केयरफुली किया गया। उसको जो ईरान का जो रद्द अमल उस जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आया है, उसमें यूं लगता है कि अगरचे उन्होंने हमारे नाज़िमुल उमूर को तलब किया, लेकिन जो पिछले 5-6 घंटे के दौरान जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, उससे ये जाहिर होता है कि अब ईरान जो है डी एस्केलेट करना चाहता है इस क्राइसिस को और दोनों ममालिक के जो बरादराना ताल्लुकात हैं उनको बहाल करना चाहता है। और उन्होंने इस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि किसी ईरानी शहरी की जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सैयद मोहम्मद अली साहब, वैसे ये कहिएगा कि इब्तदाई तौर पर तो जो ईरानियन रवैया है ईरानियन ऑफिशियल्स का, उसको असेस करने की कोशिश की जा रही है कि ब्रदर इस्लामी ममालिक है, यहाँ पर मौजूद अवाम की बड़ी तादाद में सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, बिलखसूस गजा में जो सूरत हाल है उसको लेकर ईरान के साथ भी हैं, इस तरह के सेंटिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो ईरान को क्या सूझी कि इस तरह से, जबकि सिफारती ताल्लुकात भी अपनी जगह कायम हैं, इस तरह से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर दे। और फिर ये भी रिलेट किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा दौरा करके गए थे ईरान का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बुनियादी तौर पे यूं नजर आता है कि 2 बुनियादी मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से इतना गैर जिम्मेदाराना जो हमला किया गया ईरान की जानिब से, उसकी 2 बुनियादी वजूहात लगती हैं। एक दाखिली सतह पे है और एक इलाकाई सतह पे है। बुनियादी तौर पे वो मुतहर्रिक तंजीमें
जो कि इस वक्त मशरिक वुस्ता में इसराइल के खिलाफ लड़ रही हैं, यूं लगता है कि वो ईरान उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा और उतना खुल के उनकी मदद और सपोर्ट नहीं कर रहा जितनी वो तवक्को करती हैं, जिसकी वजह से उन तंजीमों का जो है ईरान की हुकूमत और नजरियाती क़यादत पे काफी दबाव था और दाखिली सतह पे भी दे वांटेड टू शो समथिंग, जिसके नतीजे मोहम्मद अली साहब, अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो 1987 में भी पाकिस्तान ईरान की जानिब से कुछ मिसाइल दागे गए थे कराची वाली हदूद में, और ये बताया जाता था कि पासदारान ईरान जो हैं कुछ मेंबर्स दे वर लाइक 5 to 6 मेंबर्स जो थे जो पाकिस्तान में मौजूद थे, जिनको उस वक्त अगर हुकूमत की बात की जाए तो जनरल ज़िया की हुकूमत थी, उन्होंने उनको पकड़ भी लिया, फिर उसके बाद उनको मारा भी, और उस मामले पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम ये जो लोग हैं ईरान को वापस करेंगे ताकि हमारे ईरान के साथ मामला ख़राब ना हो। और उसके बाद फिर सैयद अली खामनेई को पाकिस्तान बुलाया गया, वो पाकिस्तान आए, लाहौर में आकर उन्होंने अच्छी खासी तकरीर भी की, तो तब ये मामलात आपस में सेटल किए गए थे कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी भी ये मामलात होते हुए बेहतरी नज़र आ रही है, मज़ीद इस तरह के मामलात सामने आएंगे कि आपस में फिर दोबारा से दोस्ताना या मोहब्बत का, भाईचारे का सिलसिला शुरू हो? देखें, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात यह है कि हमने ये आलमी बरादरी को, ईरान की हुकूमत को और अपनी अवाम को भी ये बता दिया है कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है वो दुनिया की बेहतरीन है। हम अपने कौमी सलामती और दिफा पे किसी किस्म का किसी जानिब से कोई हमला और जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हम साथ ही साथ अमन के ख्वाह हैं, हम ईरानी कौम और ईरानी रियासत के दुश्मन नहीं है। हमने टारगेट सिर्फ दहशतगर्दों को किया है और हम तवक्को करते हैं कि ईरान एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस गलती से सबक सीखे और इसके बाद दोनों ममालिक जो है अपने ताल्लुकात को एक मुस्बत अंदाज में, जिम्मेदाराना यही उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक मुस्बत अंदाज में अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब, अजीम कराची का नाम सुनकर हमारे जहन में यही आता है सबसे पहले कि रोशनियों का शहर, खूबसूरत शहर, तहजीब वाला शहर, मुहज़्ज़ब शहर, बारौनक शहर। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता था, अरूसुल बलाद भी कहा जाता था, मगर पिछली कई दिहाइयों से ये शहर अरूसुल बला बन चुका है। भत्ताखोरों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पंजे हम देखते हैं कि गढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें गईं, मगर लुटेरों और भत्ताखोरों को कोई लगाम डालने वाला नहीं। अब तो निगरान वज़ीर आला सिंध भी भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने IG और DIG रेंजर्स को खत लिख दिया है, कहा है कि सहाफ़ी, वकला, डॉक्टर्स और ताजरों की जान और माल को खतरा है, हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। बिल्कुल जी। और सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची शोएब बनी भी कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुए और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शोएब बनी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है कि इस वक्त तबीयत आपकी नासाज है, ये बताइएगा कि कैसी सिचुएशन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से मेरी तबीयत का पूछने का। मुझे हाथ पे, उल्टे हाथ पे 2 जगह गोली के जख्म इस वक्त मौजूद हैं और तकलीफ तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने जान बचाई कि गोली किसी सर में या गर्दन में या गले पे नहीं लगी। बुनियादी तौर पे ये मेरी गाड़ी पे फायरिंग का वाकया पेश आया है इतवार की रात को। मैं अपनी फैमिली के साथ एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचा था। फैमिली को मैंने हॉल पे उतारा है और उसके बाद मैं गाड़ी में पार्किंग की तरफ गाड़ी लेके जा रहा था, तो बाइक सवार कोई मुल्जिमान थे 2, जिन्होंने मुझे निशाना बनाया है और मेरी गाड़ी पे स्ट्रेट फायर किया। शीशा तोड़ती हुई गोलियां अंदर आई जो कि मेरे हाथ पे लगी और मुझे 2 जगह उसने डैमेज किया है। गन शॉट वुंड हुआ है, साथ साथ दरवाजे पे भी गोली लगी जो बराबर वाला दरवाजा था। लेकिन अल्लाह पाक ने ये है कि जान बचाई है और अब इस वाक़े के बाद से आज तकरीबन 4 रोज हो गए हैं और अब बेहतरी की जानिब है। जी बिल्कुल, अल्लाह। वैसे हम लोग आपसे जब ये हादसा हुआ, जब ये वाक़या हुआ, इमीडिएटली हम लोग चाह रहे थे कि आपसे बात करते, लेकिन आप चूँकि हॉस्पिटल में थे इसलिए हमने सोचा कि पहले आप रिकवर हों, थोड़ा सा घर आएँ तो फिर आपसे बात की जाए। तो ये बताइएगा कि ये मामले में क्या पेशरफ्त हुई आपके इस केस में? अच्छा, देखिए, मैंने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन जो मुकदमा मैंने दर्ज करवाया है वो इक़दाम कत्ल का दर्ज करवाया है, यानी कि उन्होंने मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर की है, क्योंकि मेरे ऊपर जो फायर है बिल्कुल स्ट्रेट फायर हुआ है और मेरा हाथ इस तरह से, मैं इस वक्त हैंड स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, गाड़ी चला रहा था, तो बुलेट ने मुझे इस जगह भी हिट करा है और इस जगह भी हिट करा है। तो शीशा तोड़ती हुई गोलियां अंदर आई और उसने आके उसके बाद साइड पे दरवाजे पे गोली के आगे का जो सिक्का होता है जो फायर हुआ होता है वो भी मेरे दरवाजे के अंदर से मिला है।
तो जो इक़दाम कत्ल होता है उसमें जानलेवा ये अटेम्प्ट है। और बिल्कुल। इस वाक़ये की बाद से पुलिस, रेंजर्स और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उसमें अभी तक वो किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकी। रात को उन्होंने मुझे क्राइम सीन का विजिट भी करवाया है। इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसका मुकदमा नंबर है 6/2024। ठीक तो है। एफआईआर में, क्योंकि वो क्राइम सीन का उनको विजिट करवाना होता है, तो रात वहाँ पे पुलिस वाले मेरे साथ थे और उन्होंने क्राइम सीन का पूरा विजिट करवाया है। लेकिन अभी तक पुलिस या रेंजर्स ने कोई खातिर खा कामयाबी अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ साथ हासिल कर रहे हैं। जी, भत्ताखोरी के जो मामला था ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कल जो है कुछ 3 ताजरों को भी निशाना बनाया गया, उनकी भी जान ली गई है इसी सिलसिले में। तो ये जो आपको किसी पर कोई शक है, कोई भत्ताखोरी वाला मामला था या किसी ने सिर्फ अटैक किया आप पर? देखिए, अभी तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी कोई सामने नहीं आया, कोई मामला सामने नहीं आया। तो अभी पुलिस इस चीज को देख रही है, रेंजर्स भी देख रही है। पुलिस रेंजर्स वालों ने मेरा बयान भी रिकॉर्ड किया है और वो देख रहे हैं कि ये क्या है। इसके अलावा वो कह रहे थे हम जियो फेंसिंग भी करवाई है हमने, और इसके अलावा उन्होंने क्राइम सीन पे जो मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, शादी हॉल के बाहर लगे। तो ये खबर भी सामने आई है कि वज़ीर आला बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने आईजी और डीआईजी को खत लिख दिया है कि सारे मामले पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी जी शेरबानू, इस पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नोटिस लिया था और उन्होंने मीडिया टॉक के दौरान ये कहा था कि 3 दिन के दौरान एसएसपी सेंट्रल मुल्जिमान को पकड़े, वरना मैं उनको तब्दील करने की सिफारिश करूंगा। आज वो तीसरा दिन खत्म हो जाएगा कि जो पुलिस को दिया गया अल्टीमेटम टाइम था कि 3 दिन में वो इन्वेस्टिगेशन करके मुल्जिमान को पकड़े। तो ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस वाकये पे ये बात बोली थी। जबकि आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और हम इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं केस के, या जो पुलिस के अफसरान हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा सुराग हमें नहीं मिला, इत्तला नहीं मिली कि वो कोई मुल्जिमान के करीब पहुंचे हों, क्योंकि अभी तक उनकी तहकीकात किसी रुख पे पहुंच नहीं सकी है। चलें जी, तहकीकात चल रही है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे और जल्द अज जल्द जो भी सारे मामले में मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी हो, कराची के वासियों को अमन की जिंदगी नसीब फरमाए। बिल्कुल शुएब बर्नी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक चमकते सितारे फ़ख्र आलम की, जिनकी वजह शोहरत कोई एक नहीं है। वो पाकिस्तान के बेहतरीन सिंगर हैं, अदाकार हैं, आलमी शोहरत याफ्ता टीवी मेज़बान हैं, सोशल वर्कर भी हैं। इसके अलावा वो हवाई जहाज़ पर दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले पाकिस्तानी भी हैं और कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। तो शहरबानू, उनका स्पोर्ट्स शो द पेविलियन दुनिया भर में खासा मकबूल हुआ है। फ़ख्र आलम का कौन सा गाना है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे उन्होंने गाना भी गाया। हाँ बिल्कुल, वो भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। अच्छा। आज वैसे हमने फ़ख्र आलम साहब को इसलिए याद किया क्योंकि आज उनकी 48वीं सालगिरह है। हाँ। और वो अपनी ये सालगिरह कैसे मनाते हैं, इस दिन को कैसे खास बनाते हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो। आपने माशाल्लाह जिंदगी की 48 बहारें, 48 बहारें देखनी है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद जिंदगी दें, लंबी जिंदगी अता फरमाएं। आप वैसे एक तो ये बताएं कि आपका ये अभी भी जवान नजर आने का राज क्या है, और दूसरा अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? जैसे सब लोग खास बनाते हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगा, अपने बच्चों के साथ खास तौर पे जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। अभी मुझे पता है घर में हल्की फुल्की सी जो है वो चीजें जो है छुपाई जा रही हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक सरप्राइज जो है वो तैयार किया जा रहा है मेरे साथ। तो मेरे लिए तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फैमिली टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और बर्थडे पे आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। फ़ख्र आलम साहब, ये कहिएगा कि टीवी मेज़बान भी हैं आप, गुलकारी भी करते हैं, अदाकारी भी आपने की, इसके साथ साथ समाजी काम भी करते हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आपने नहीं किया अभी तक? बहुत सारे काम है जो मैं नहीं करता और जो मैं करना पसंद करूंगा, सीखना चाहूंगा। मेरी जिंदगी का एक मकसद रहा है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखी जाए, समझी जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से उसकी डेप्थ में जाकर, अगर कोई चीज जिसके बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो आई लाइक टू अंडरस्टैंड इट, आई लाइक टू एक्सप्लोर इट। तो ये मेरे नेचर के अंदर है, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर। दुनिया फ़ख्र आलम को बड़े फ़ख्र से देखती है, फ़ख्र का बायस समझती है, तो फ़ख्र आलम को आप कैसे डिफाइन करें? मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं तो अपने आप को क्या ही डिफाइन करूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी करें, जो भी काम करूं अपनी जिंदगी में,
उससे कोई पॉजिटिव आउटकम आए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज को पॉजिटिवली जिंदगी में जो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखूं, पॉजिटिव चीजों को जो है वो पुश करूं, प्रमोट करूं और जिंदगी को मैक्सिमम जो है ना वो जीऊं। दैट्स द अप्रोच। सो आई डिफाइन माई सेल्फ, जैसे भी मैंने पहले भी कहा कि आई थिंक आई गेस। ये तो फ़खर साहब बड़ी खूबसूरत बात की आपने, ज़िंदगी जीने वाली। आप अक्सर एडवेंचर करते रहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और हमने ये देखा है कि हवाई जहाज़ पर दुनिया का चक्कर लगाने वाले आप पहले पाकिस्तानी हैं। मुस्तकबिल में कोई ख़ास एडवेंचर प्लान कर रहे हैं? जी हाँ, दुनिया का मुकम्मल गर्दिशी चक्कर लगाना 23 दिन के अंदर, एक इंजन वाला जहाज उड़ा के, काफ़ी ज़बरदस्त एडवेंचर रहा, बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लोरेशन भी रही। कोई और नया एडवेंचर या मुहिम इसके बारे में भी हार्ड टू से, बिकॉज ये 5 साल पहले की आप बात करें, 2018 में मैंने ये किया था जो गर्दिशी चक्कर मुकम्मल अपना 23 दिनों में। अब जरा मेरा ख्याल है कि घर वालों की तरफ से प्रेशर भी है कि इस किस्म का कोई मुश्किल और खतरनाक काम जो है वो ना किया जाए। लेकिन मेरी कोशिश जो रहेगी, जो अभी आज कोशिश है, वो है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में लाई जाए। ज़बरदस्त। फ़खर साहब, आपने एक स्पोर्ट शो भी किया दी पवेलियन के नाम से, जो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। तो भारत में भी उस प्रोग्राम के बड़े चर्चे थे, जब भी पाक बाहर टाकरा था उसको लगा के बैठते थे, उस पर बातें करते थे। अब मजीद क्रिकेट के लिए क्या फ़रोग दिया जा सकता है इस मामले पर? नई शोबिज़ इंडस्ट्री कोई ऐसे सच खास छोड़ी नहीं है, लेकिन ये कि ज्यादातर मेरा जो फोकस रहता है वो कारोबार में रहता है, और जब वक्त मिलता है तो जरूर मैं बिल्कुल करता हूँ। आपको पता है कि हाल ही में जो है वो हमारा सुपर हिट प्रोग्राम है पेविलियन क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप के अंदर वो बड़ा मशहूर हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी, और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है उसको बहुत जो है अप्रिशिएट किया जाता है। तो उसके ऊपर जो है मेरी कोशिश होती है कि जब भी वर्ल्ड कप हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, पेविलियन जब हो, तो मैं उसकी जो है मेजबानी के फराइज अंजाम दूं। उसके अलावा एक्टिंग के आते रहते हैं अक्सर, जो बहुत सारे दोस्तों के अपनी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि मैं अदाकारी करूं, लेकिन वक्त का बड़ा मसला रहता है मेरी जिंदगी में, तो इस वजह से मुझे जरा थोड़ी चॉइसेस जो हैं बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती हैं। बट होस्टिंग, ऑफ कोर्स आई कंटिन्यू टू डू होस्टिंग, एंड पेविलियन इज राइट नाउ द कॉर्नरस्टोन ऑफ माय होस्टिंग। देखिए, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, किसी भी खेल को हमें चाहिए कि हमें उसको सियासत का यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स तो जो एक चीज है, एक हेल्दी कंपटीशन है। इनफैक्ट अगर हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे ममालिक के बीच में कोई ऐसे नए रास्ते और एवेन्यूज खोले जहां पर सियासतदानों के लिए और सियासी जमातों के लिए और हुकूमतों के लिए एक डायलॉग का जरिया बन सके। तो आई थिंक जो कोशिश होनी चाहिए हमारी तरफ से, तो हमेशा आपको पता है कि हमने हमेशा कहा कि हम तैयार हैं भारत के साथ बायलैटरल सीरीज वगैरह खेलने के लिए, लेकिन ये हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को भी जो है ये समझना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है वो उनकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। एंड आई होप कि वो इस बात को समझें। लेकिन ये कि अगर इंडिया नहीं खेलता हमारे साथ तो कोई मसला नहीं है, क्रिकेट की कीप्स गोइंग ऑन, द वर्ल्ड कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, और अब तो 365 दिन साल के जो है उसमें क्रिकेट हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में क्रिकेट हो रही होगी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान खेल रहा होगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भारत से टाकरा होगा। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों ये सोच रखी गई है इंडिया में। मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी तौर पे उनको फिक्र रहती है लाहक, ये रहती है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान टीम से हारे तो शायद उनके लिए वो बड़ा डिमोटिवेशनल होता है। आई जस्ट वांट जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं वो ये नहीं, दे वांट टू सी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, एंड वी रियली होप कि ये जो है। फ़खर साहब, तो हम भी चाहते हैं आप होस्ट करते रहें इसी तरह से, लेकिन गाने की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी अरसा हो गया आपका गाना भी कोई नहीं सुना। हम लोगों ने बचपन में सुना था आपका गाना भंगड़ा रैप, तो 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें आज अपनी सालगिरह के मौके पे तो क्या ही बात है। आपने कहा बचपन में आपका गाना बहुत सुना था, मेरे बचपन में या आपने अपने बचपन में ये गाना बहुत सुना था? आपके बचपन में। आपको उसकी कुछ लाइनें जो सुना देता हूँ, वो है मेरा बचपन भी था वो वैसे जब मैंने ये गाना किया था, तो आई डोंट माइंड। सो बेसिकली come on everybody, आओ भंगड़ा पाओ, भंगड़ा फैशन है, आओ नचो, put your hands up in the air with me, and so you do from the hot city, बाजी आओ मेरे नाल तुसी भी, together we'll put भंगड़ा फैशन free, और मैं रैप टाइम है मैं भी, और मैं भंगड़ा जैम जी, तरकी है मालूम कि है भंगड़ा की सदा द people of Punjab, this is I'm a भंगड़ा addicted human being, without भंगड़ा जी ना है मुश्किल एक्सट्रीम।
थैंक यू सो शुक्रिया जी, ये मच, तो बहुत स्पीड में जबरदस्त सॉन्ग। मुझे लगे जैसे हम वॉइस नोट सुनते हैं ना X5, ये उस पे लगा दिया था कि तेज सुनाया जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया फखर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। 48वीं सालगिरह आप मना रहे हैं, आप आने वाली बेतहाशा बहारें जिंदगी में हजारों देखें। साल बिल्कुल, और नए नए एडवेंचर करते रहें, बल्कि जो दिल कर रहा है आप करें। आप हर शोबे में आपने माशाल्लाह से अपना नाम जो है वो कमाया है। तो जी यहाँ पे भी बस ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम जिक्र करते हैं अपने उस सेगमेंट का जो कि हमें बहुत पसंद है, कुरान और साइंस। तो हम पिछले जो हमारा सेगमेंट था उसमें हम बात कर रहे थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े की, सूरह कहफ के बारे में। तो इसी पर आगे बढ़ाते हैं। हमारे मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी बहुत मेहरबानी। आज हम फिर किससे आगाज़ करेंगे? जी इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो पिछली दफ़ा हमने छोड़ा था कि डिफरेंट टाइम डायमेंशंस जो है ना जी, वो अल्लाह ने एग्जिबिट करके दिखाई थी। अब सूरह कहफ में जो साहब कहफ वाला वाक़या है, इसमें दूसरी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। एक, अल्लाह कहता है कि मैंने उनके कानों पे ज़रब लगाई जी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये साबित हो रहा है कि कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है। देखें, कानों पे ज़रब लगाना का समझ नहीं लगती कि 7 लोग थे, 9 थे, तो क्या एक एक को बारी बारी ज़रब लगाई, तो उस तरह तो एक सो जाता तो दूसरा जागता था, तो पता चल जाता उसको। यानी कोई ऐसा अमल हुआ है जो साइमल्टेनियसली सब के ऊपर हुआ है। बिल्कुल। और इससे कोई साउंड ऐसी प्रोड्यूस की है अल्लाह ने, कुछ उन साउंड वेव से कोई पोर्टल खुल गया है या कोई और किसी और डायमेंशन टाइम में वो चले गए हैं साउंड इफेक्ट से। तो इस पे साइंटिस्ट स्टडी भी कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी साउंड है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को किया जाए तो कोई वार्म होल या पोर्टल खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता। तो अल्लाह वाज़े कह रहा है कि मैंने इनके कानों पे, यानी इनकी समात को मैंने मुतासर किया, तो वो ये सो गए चुप करके। एक तो ये बात है। दूसरी आयत नंबर 16, 17 और 18, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इस्लामिक स्कॉलरशिप ने आज तक इसके ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं की। अरबी ज़बान देखें बड़ी ही बलीग ज़बान है जी। और लेकिन अरबी में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस हम दो कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए एक ही टेंस यूज़ होता है, सेम यूज़ होता है। सेम, मतलब वो जाता है उसके लिए भी सेम यूज़ होगा और वो जा रहा है वो भी सेम यूज़ होगा। तो इन आयात में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह कहता है कि आप समझते हैं कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे। फिर तीसरी पे अल्लाह कहता है कि आप अगर उनके करीब जाते तो खौफ से भाग जाते। अच्छा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये वाज़े तौर पर कह रही है कि अल्लाह अपने महबूब को फिल्म दिखा रहा है रिवर्स करके। अच्छा, रिवाइंड टाइम को रिवाइंड किया गया है और वो सारा सीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि तुम क्या बताओगे, हम तुम्हें बताते हैं कि वो क्या किस्सा था। तो वो बिल्कुल सामने उनके एक फ़िल्म चला दी गई या समझ लें टाइम को रिवर्स कर दिया गया। और यही दजाल ने करना है आके। दजाल से जब ये कहा जाएगा, कोई बंदा फरमाइश करेगा कि मुझे मेरे परदादा से मिला दो, टाइम रिवर्स करेगा, वो टाइम रिवर्स करेगा और उसके सामने ले आएगा। टाइम ट्रैवल, जी, इस मे बी इट्स अ टाइम ट्रैवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे बाकायदा डिस्कशन होनी चाहिए। ये यहाँ अल्लाह का प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना कोई समझ नहीं लगता सिवाय इसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उसको ये भी तो कहा ना कि उसके आपने ही स्टार्ट में बताया था कि ये भी चीजें हैं कि उसके पास ये सारे करामात होंगे भी। जी, वो मुर्दा को जिंदा भी कर सकते। जी बिल्कुल करेगा। वो यही है ना कि टाइम आप रिवर्स कर दें। आज से 3-4 साल पहले चले जाए तो वो लोग जो मरे हुए हैं 3-4 साल वो सारे जिंदा हो जाएंगे और जो यहाँ पे जिंदा हैं वो ऐसे ही रहेंगे। वो ऐसे ही रहेंगे। बेसिकली किसी एक बंदे के लिए वो इल्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। उसके वो एक बंदे के लिए, जिस तरह देखे ना साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो रिवर्स किया गया, जो सामने कुफारे मक्का बैठे थे उनके लिए नहीं किया गया। अब ये भी देखे ना कि वो टाइम रिवर्सल सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ रहा था। बिल्कुल। तो ये इस साहब काफ में ये वाकया में ये 3-4 चाबियां हैं, जिसमें ये एक तो वो टाइम से छेड़छाड़ करेगा, ठीक है जी, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ टाइम को दिखाएगा और एक दिन उसका जो एक साल के बराबर हो जाएगा, यानी वो कह देगा आज से सूरज ही नहीं गरूब होना, पूरा साल। इसी तरह कोई साउंड ऐसी प्रोड्यूस हो सकती है जिससे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दजाल आ जाए तो तुम बजाय उसके कि तुम उसकी तरफ भागो, तुम छोड़ के पहाड़ों की तरफ चले जाना।
तो हो सकता है वहाँ अल्लाह ताला अपने जो उसके बंदे होंगे उनके लिए कोई पोर्टल खोले, कोई ऐसी साउंड पैदा कर दे जिससे ये तो नहीं हो सकता कि दज्जाल जो है वो लाहौर तो पहुंच गया, मरी नहीं जा सकेगा। मतलब ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो अल्लाह कहीं कोई ना कोई सबब उनका पहाड़ों में पैदा करेगा उनके बचने के लिए। इससे आगे जो है ना वो एक और हम बात करेंगे। जो दूसरा सवाल था वो ये था जुल्करनैन के बारे में। हाँ जी जी जी। कि ये आपसे पूछते हैं जुल्करनैन के बारे में, तो हम आपको उसका कुछ हाल सुनाते हैं। अल्लाह ताला कहता है, यहाँ अल्लाह प्रेजेंट नहीं यूज़ कर रहा, देख लें फ़र्क कितना है। वहाँ अल्लाह कहता है कि आप देख रहे हैं, यहाँ अल्लाह कहता है कि हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या था। अब जुल्करनैन का वाक़या जो है ना ये इसलिए बहुत ही अहमियत का रखता है कि जुल्करनैन ने इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल किया है जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जुल्करनैन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल किया है पोर्टल से। और हमारे अरबी के जो लोग हैं वो इसको समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उर्दू में ट्रांसलेशंस की गई, एक तो उर्दू की ज़ुबान की कमज़ोरी है कि उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा अपना नहीं है और वसी नहीं है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे उर्दू में ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता कुरान। अच्छा। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल उसका मफहूम तो बयान किया जा सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल ये कलम अगर मैं यहाँ रख दूँ तो हम कहेंगे कि जो पेन है वो मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये कलम यहाँ है तो फिर भी आप कहेंगे कि पेन मेज़ के ऊपर है, हवा में। लेकिन अरबी में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हाँ। अरबी कहती है कि अल कलमु अलल मकतब, वो ये है, लेकिन अल कलमु फौकल मकतब ये है। अच्छा, कि ये हवा में है, ये थोड़ा फौक ये होता है सही, और अल अलल ये होता है। उर्दू में ये दोनों ऊपर ही तस्वर होंगे, इसलिए ये तजर्बा नहीं हो सकता। अल्लाह, मैंने आपको पहले भी एक आयत सुनाई थी, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं, तो वहाँ फौककुम का लफ्ज़ यूज़ किया, मीनिंग देयर भाई वो रास्ते यहाँ हैं। अच्छा, ठीक है, ज़मीन से ऊपर फ़ज़ा में, ज़मीन से ऊपर फ़ज़ा में। वाह 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 वाह। ठीक है। अब वो रास्ते अल्लाह ताला जुल्करनैन का किस्सा शुरू करते हुए कहते हैं कि मैंने एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं सबाबा जी, सबाबा, और इसका तर्जमा इन्होंने सबाब कर दिया। हत्ता कि ये एक जगह एक आयत पे असबाब तर्जमा करते हैं, अगली आयत में उसी लफ्ज़ का रास्ता तर्जमा करते हैं, अगली आयत में उसी लफ्ज़ का सामान तर्जमा करते हैं। तो क्योंकि इनके पास तर्जमा है ही नहीं। अब सबाबा का लफ्ज़ जो है सिर्फ सूरह कहफ में यूज़ नहीं हुआ, ये कुरान में सूरह कहफ में 4 दफ़ा यूज़ हुआ और 4 दफ़ा और जगह कुरान में यूज़ हुआ है। सूरह हज में यूज़ हुआ है, सूरह मोमिन में यूज़ हुआ है और सूरह सौद में यूज़ हुआ है। ठीक। ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है ये ऊपर जाने वाले रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह कह रहे हैं जुल्करनैन को कि मैंने इसमें इसको कुछ सवाबा अता किए थे, सारे नहीं किए थे। जुल्करनैन को कुछ रास्ते बताए, कुछ रास्ते हमने अता की, पोर्टल्स, कुछ पोर्टल या रास्ते हमने अता किए थे। अब दूसरे अगली किसी और जगह पे अल्लाह चूँकि 7 कहता है, इधर जुल्करनैन के 3 सफ़र हैं। मीनिंग देयर बाई कि मैं ये समझा हूँ कि 7 रास्ते हैं, उसमें से 3 अता किए गए थे जुल्करनैन को, पूरे 7 नहीं दिए गए थे। और वो 3 के जरिए वो 3 के जरिए, हाँ मैं आपको उसका बताता हूँ कि वो कैसे हुआ। अब वो कहते हैं कि मैंने इसको कुछ सबाबा अता किए हैं। आगे कुरान सूरह हज में भी सबाबा का लफ्ज़ यूज़ करता है और वहीं भी ये कहता है कि ये ऊपर क्यों नहीं, सबाब पे चढ़ के ऊपर क्यों नहीं आ जाते। फिर एक जगह पे फ़िरौन कहता है हमान को कि ए हमान मेरे लिए एक ऊंची बिल्डिंग बनाओ ताकि मैं सबाबा तक पहुंच सकूं, वो सबाबा जो आसमान की तरफ जाता है, ठीक है, और मैं देखूं मूसा के रब को। अच्छा, ठीक है, बकायदा ऊंची बिल्डिंग, ठीक है, और आसमान की तरफ जाने वाला, वहां भी लफ्ज़ सबाबा यूज हुआ। ये पिरामिड्स इसीलिए तो नहीं बने हुए? माइट भी। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला सूरह सवाद में कहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि ये ज़मीन और आसमान में मालक हैं, तो अगर ये मालक हैं तो फिर ये सबाबा के ऊपर चढ़ क्यों नहीं जाते? यानी सबाबा का लफ्ज़ यहाँ भी यूज़ हुआ है, वो ऊपर जाने के लिए वाले रास्ते के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। तो अब अल्लाह कहता है कि जुल्करनैन पहले सबाबा पे चला, ठीक है, और वो वहाँ पहुँचा जहाँ सूरज गरूब हो रहा था। ओ, पोर्टल के जरिए वहां पर गए
जहां पर सूरज गुरूब हो उस सबाबा पे वो चढ़ा, उस सबाबा को आप पोर्टल कह रहे हैं, वार्म होल कह लें, जो मर्जी कह लें, ब्लैक होल भी लेकिन कुरान उसको सबाबा कह रहा है। तो उस एक सबाबा के ऊपर चला और फिर वो वहां पहुंचा जहां उसने सूरज को एक मडी, ब्लैक मडी स्ट्रक्चर में गुरूब होता हुआ पाया। अब एक तरफ अल्लाह कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी दी थी जुल्करनैन को, तो अब वो नबी तो नहीं थे, वल्लाह आलम जी हम नहीं कह सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म नहीं किया कि वो नबी थे। तो अब अगर उनकी पूरी दुनिया पे हुक्मरानी थी तो सूरज तो दुनिया में कहीं डूबता ही नहीं। हाँ जी, तो वो कहाँ पे डूब रहा था? ये तो अर्थ रोटेट करती रहती है, अर्थ रोटेट करती रहती है, सूरज तो कहीं नहीं डूबता। वो कहीं और ना कहीं। मलका विक्टोरिया की 40% दुनिया के ऊपर हुक्मरानी थी, तो उसे पता चल गया था कि मेरी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। ये आज लेकिन ये कल भी की तो- बात है ना। अब्दुल सलाम साहब, ये भी तो एक हदीस है ना कि जमीन और आसमान के अंदर एक पानी है जी, और सूरज वहां पर गोताजन होता है, अब वो नहीं, वो ये है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान पानी है। ठीक है ना। अब ये देखें कि सूरज कहीं गरूब हो रहा है ना, तो कहाँ गरूब हो रहा है, स्टार कहाँ डाई करता है जाके, ब्लैक होल में। ब्लैक होल में। जुल्करनैन उस ब्लैक होल के पास पहुंचा है यस, कि जहां उसने पाया सूरज को एक ब्लैक मड़ी चीज में डूबता हुआ, और वहां जब पहुंचा है तो वहां उसने एक कौम पाई है। ये तो अब्दुल सलाम साहब अभी साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि यूनिवर्स में ज्यादातर ब्लैक मैटर ब्लैक मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी ना। हाँ। हमीया का लफ्ज यूज किया अल्लाह ने, आईनी हमीया, ठीक है ना जी। यानी यहाँ आप कह लें कि एक चश्मा था, या ऐन का मतलब है आंख, आंख जैसी शेप थी उसकी, अच्छा, ठीक है। तो आज वो अगर ब्लैक होल की तस्वीर आप देखें, इवन यूनिवर्स की तस्वीर देखें, तो वो भी आंख जैसी नजर आती है। जैसे बिल्कुल। तो वो वहां पहुंचा, वहां और मजे की बात देखें कि वहां उसको एक कौम पाई उसने, वहां जिंदगी थी। अच्छा, और फिर अल्लाह वहां कहता है कि हमने जुल्करनैन को कहा कि तू चाहे तो इनको सजा दे, चाहे रहम कर। अब ये बड़ा अजीब वाक़या है, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि चाहे तू सजा दे चाहे, अल्लाह वो कहता है कि जो बुरे हैं उनको सजा मिलेगी, जो अच्छे हैं उनको जज़ा मिलेगी। जज़ा मिलेगा, इनाम मिलेगा। अल्लाह जुल्करनैन को वहां डिस्क्रिशन दे रहा है, जिसको चाहे जो चाहे सजा दे ले, चाहे वो जुल्करनैन कहता है नहीं, इनको दावत दूंगा, जो अच्छे काम करेंगे इनको नहीं कुछ कहूँगा, जो बुरे होंगे इनको सजा दूंगा। अब ये उसका एक सबाबा का सफ़र है। फिर अल्लाह कहता है कि सुम्मा फातमा सबाबा, फिर वो एक और सबाबा के ऊपर चला और फिर पहुंचा वहां पे जहां सूरज को उसने तलू होता हुआ पाया। अब ये कहाँ पहुंचा, एक वो तो चले ब्लैक होल पे चला गया, सही। ये कहाँ पहुंचा, ये नेबुला पे पहुंचा। अच्छा, वहां पे शुरू हो रहा था, नेबुला पे पहुंचा ना, जहां से स्टार जन्म ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। ठीक है। और वहां अल्लाह ताला कहते हैं कि एक कौम थी और हमने सूरज और उनके दरमियान में कोई ओट नहीं बनाई थी। अच्छा, इस लफ्ज पे, इस आयत पे गौर करिएगा कि वहां एक कौम मिली और हमने सूरज और उनके दरमियान में कोई ओट नहीं बनाई थी। मीनिंग देयर बाई कि उनकी एटमॉस्फेयर नहीं थी, ओजोन लेयर उनके ऊपर नहीं थी, नहीं थी। ठीक है ना। और आगे अल्लाह जोर दे के कहता है कज़ाली का ऐसा ही था, यानी ये ना समझना कि ये क्या बात मैं कर रहा हूं, ऐसा ही था। और वहां जो कुछ था वो सारा मुझे पता भी है और मेरे अहाते में भी है। वो एक ऐसी अजीबो गरीब दुनिया थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत मिलती है, रवायतन थोड़ी सी ज़ईफ है, लेकिन कुरान के इस नरेशन में फिट बैठ रही है कि वो जुल्करनैन जब वहां पहुंचा तो एक मखलूक थी जो दिन के वक्त पानी के अंदर चली जाती थी, वाह वाह वाह, और रात को बाहर आ जाती थी। अच्छा, यानी इसलिए कि दिन के वक्त सूरज और उनके दरमियान में कोई ओट नहीं थी। और अब यहाँ अल्लाह ताला पूरी साइंस बयान कर रहा है कि तुम्हारी जो ज़मीन है इसके ऊपर मैंने सूरज और आपके दरमियान में ब्लैंकेट्स बनाए हैं, ओजोन के डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं, जी हाँ, ताकि आप सूरज की जो रेडिएशन से रेडिएशन से Direct महफूज रह ना। सकें। और वहाँ अल्लाह कहता है कि मैंने नहीं बनाया था। ये अल्लाह का, ये उसका दूसरा सफ़र है। और यहाँ कोई कलाम नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है जुल्करनैन का उस कौम के साथ जो वहाँ रह रही थी। ठीक है।
अब जब वो तीसरी, फिर अल्लाह कहता है कि वो फिर एक और सबाबा पे चला, तीसरे सफर। पे, और पहुंचा बैन सद्दैन, ठीक है, 2 सद्दैन के दरमियान वो पहुंचा, ठीक है। अब सद का लफ्ज हमने ढूंढना है क्या है, और अरबी ज़बान में सद का लफ्ज कुरान पाक में सूरह यासीन में आया है, सही। और वहाँ आया है एक पर्दे की शक्ल का। अच्छा, 2 पर्दों में पहुंचा, 2 पर्दे थे, 2 सद्दैन थे, 2 जहां पहुंचा, ठीक है, जहां वो पहुंचा, बैरियर्स समझ लें आप, 2 बैरियर्स के दरमियान में पहुंचा, और वहां उसने एक कौम पाई, और ये तो कहते हैं, इन्होंने तर्जुमा कर दिया कि वो कोई उस जुबान नहीं समझ रहे थे। ऐसी बात नहीं, वो कोई बात पे गौर करने पे तैयार ही नहीं थे। कुरान का असल मतलब ये है, सही, यानी सुनना ही नहीं चाह रहे थे कुछ। वो सिवाय इसके कि वो कह रहे थे कि जुल्करनैन ये याजूज मजूज हमें खा गए, अच्छा, ये मारे, वो इसके अलावा वो कोई बात सुनना नहीं चाह रहे थे। तो वहां पे याजूज मजूज वो नहीं थी कौम, कोई याजूज मजूज एक ऐसी कौम थी जो उनके ऊपर आके अटैक करती थी, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि ये इस जमीन के ऊपर ये फसाद मचाते हैं, जिसका हमें भी, तो हमें इससे बचाओ। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो अगले सेगमेंट में फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे कि याजूज मजूज को उसने कैसे रोका, और मैं ये साबित करूंगा कि वो इस दुनिया की बात नहीं है। इशारतन मैं क्लोजिंग करते हुए बताता चलता हूँ, उसने कहा कि मुझे लोहे के तख्ते ला दो। अब वहां कोई स्टील मिल तो नहीं लगी हुई थी, तो कहाँ से लाए? कहाँ से आया? तांबा डेल दूंगा, पिघला हुआ तांबा, तो वो कहाँ से आएगा पिघला हुआ तांबा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कोई बड़ी हाई टेक वर्ल्ड थी वो, ठीक है। तो वो फिर इसकी हम डिस्कस करेंगे कि जूझ मजूज है क्या, और उसने कैसे उसको रोका, और उसके बारे में फिर क्या कहा, और ये कब बाहर निकलेंगे, और कुरान ने सूरह अंबिया में जूझ मजूज के बारे में क्या कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे का सारा रिलेटेड है दजाल के। जहाँ जुल्करनैन ने 3 पोर्टल खोले, और दजाल 1 खोल ले, 2 खोल ले, हो सकता है 7 ही खोल ले, ठीक। तो ये साबित हो रहा है कि अगर वो खोले तो तुम, मेरा एक जो पैगंबर भी नहीं था शायद जुल्करनैन, उसने ये काम कर लिया, तो तुम कर लिया, तो दजाल ने कर लिया, तो क्या। अब्दुल सलाम साहब, ये इतनी इंटरेस्टिंग है गुफ्तगू, दिल नहीं करता कि ये खत्म हो, यहाँ पे हम पूरा किस्सा सुनना चाहें। कुरान है ना जी, ये कुरान है, बिल्कुल बेशक, और ये अब अगला जुम्मा हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले जुम्मे तक। जी, और इस तरह से समझा के कुरान जो पढ़ाया जाता है उसका अलग ही मजा है। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब आपके वक्त का, और अब हम नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट करेंगे, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। तो व्यूअर्स, होपफुली आप भी सेगमेंट को भरपूर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद। ख़वातीन की बात करेंगे तो पाकिस्तान में ख़वातीन की शरह कितनी है? पाकिस्तान में ख़वातीन की शरह 50 से 51% है तकरीबन। हमारी ख़वातीन दुनिया में किसी शोबे में किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी ख़वातीन ने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, और बाहिम्मत ख़वातीन पूरे एतमाद शख्सियत के साथ सबूत देती हैं कि वो हर शोबे में अपना नाम मनवा चुकी हैं। इन्हीं ख़वातीन में गिलगित बल्तिस्तान की बेटी नादिया इकबाल भी हैं, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी की ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में अनथक मेहनत की है और कर रही हैं। और अब तक सैकड़ों ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए एम्पावर कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त नादिया इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नादिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या काम कर रही हैं और आपका जर्नी क्या है सो फार? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ख़वातीन के लिए स्पेशली जो इन कोलैबोरेशन विद गूगल, ग्रो विद गूगल एंड टेक वैली पाकिस्तान, हमने गूगल करियर सर्टिफिकेट्स लेके आए थे लास्ट ईयर। तकरीबन हमारे पास 500 स्कॉलरशिप्स थे, जिसमें से हमने 250 जो है ख़वातीन को दिए थे। एंड माशाल्लाह से उनमें स्पेशलाइजेशन हमारे पास तकरीबन आई गेस 40% ख़वातीन ने स्पेशलाइजेशन उससे की। और उससे भी जो बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है जो मेंशन करने वाली है, ये ख़वातीन इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद अब ऑनलाइन सर्विसेज दे सकती हैं, और लोकल जितनी भी कंपनीज हैं उनमें काम कर रही हैं। ज़बरदस्त। नादिया, अपने टेक अल्फा लॉजिक्स के नाम से एक इदारा भी है जो आप चला रही हैं। इस इदारे का मकसद क्या है, और ख़वातीन इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं?
सिर्फ जीबी की खवातीन करवा सकती हैं या फिर बाकी पूरे पाकिस्तान से भी खवातीन करवा सकती हैं? Alright. Tech Alpha Logics basically freelance IT services प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है. It's not a social enterprise, but हमने कोलैबोरेशन जो टेक वैली पाकिस्तान की थी वो हमने एक Tech Alpha Logics के थ्रू की थी. Tech Alpha Logics को मैंने इनिशियली जो स्टार्ट किया था उसकी रीजन ये थी कि मैं 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती थी. मैं एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मैंने अपने लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था, कुछ खवातीन के साथ, कुछ बॉयज भी हमारे साथ हैं. तो जितने भी स्टेम फील्ड्स हैं उनमें हम जो है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो नादिया अब ये भी बताइएगा कि ये आइडिया बेसिकली आपको कैसे आया कि मैं खवातीन को एम्पावर करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करूं, नंबर 1, और नंबर 2 जो प्रोग्राम आप प्रोवाइड कर रही हैं खवातीन को एम्पावर करने के लिए, उससे कितनी खवातीन हैं अभी जो मुस्तफीद हो चुकी हैं और मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं और पैसे कमा रही हैं? बेसिकली अब देखिए हमारे पास जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे यूनिवर्सिटी से, जब मैंने लाहौर से पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारी खवातीन आई सीन के जो बहुत माशाल्लाह काबिल थी, जो कर सकती थी, प्रोफेशनली ग्रो कर सकती थी, वो बहुत सारी जो आपकी एज अ वुमन डिफरेंट रोल्स में, लाइक कहीं बहू हैं, कहीं और जो है ना चैलेंजेस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, इस वजह से अपनी जॉब करियर को कंटिन्यू नहीं कर सकी. तो ऐसी खवातीन के लिए हम लोग घर बैठे अपने डोर स्टेप पे स्किल गैप्स को फिल करने के लिए इन सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड कर सकते थे, और उससे भी बढ़कर वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो है ना अपने लिए एक कमाई का जरिया क्रिएट कर सकती थी. तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारे लिए समझ लें कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो खवातीन नहीं कर पाई हैं, जो, और वो भी खवातीन जो मेरे पास, वो खवातीन भी आई थी जो कहती थी कि हम 9 to 5 जॉब कर रही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम घर से बाहर निकल के काम करें. हम चाहते हैं कि अपने घर के कंफर्ट में किसी भी 24 आवर के इस पूरे टाइम स्पेन में हम एक खास एक अच्छा नादिया, जो खवातीन इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहती हैं, आप ये बताते हैं वो किस तरह से हिस्सा बन सकती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का? अच्छा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा वो डायरेक्टली इस तरह से बन सकती है कि टेक वैली पाकिस्तान ये पार्टनरिंग करते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में. तो वी आर वन ऑफ द पार्टनर्स. तो वो हमें डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकती हैं, वो डायरेक्टली टेक वैली पाकिस्तान को भी रीच आउट कर सकती हैं. अगर वो आप किसी और दूसरे शहर में है, लाहौर या कराची में है, तो वहाँ पे टेक वैली पाकिस्तान के और दूसरे पार्टनर्स हैं जिनके साथ जो है ना वो एफिलिएट हो सकती हैं. देन ये स्कॉलरशिप्स उनको असाइन होंगी और फिर वो इससे ये फायदा उठा सकती हैं. बहुत शुक्रिया नादा इकबाल आपका, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम है, और आप कि जो भी फ्यूचर इंडिविजुअल्स हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो इनिशिएटिव आपने लिया है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है. और मज़ीद ख़वातीन इससे कामयाब होंगी और IT की जानिब बढ़ेंगी और IT से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा. तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है. एक ब्रेक के बाद हाजिर. आप प्रोग्राम के आखिर में इंतहाई अहम सेगमेंट सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान. तो आज हम अपने नाज़रीन को कहाँ की सैर करवा रहे हैं? आज बड़ी अहम जगह की सैर करवा रहे हैं. आज हम आपको सिंध के तारीखी शहर ठठा लिए चलते हैं, जहां शाहजहां मस्जिद मुगलिया तर्ज तामीर का नायाब और बेमिसाल नमूना पेश कर रही है. दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंबदों वाली मस्जिद, जो कि माजी करीब और जदीद ज़मानों के तामीराती फ़र्क का जीता जागता और वाज़ेह सबूत है. तो आइए चलते हैं. तारीखी शहर ठट्ठा के मशरिक में वाक़े शाहजहां मस्जिद अपनी वुसअत और फ़न तामीर के लिहाज से शाहकार की हैसियत रखती है. ये मस्जिद मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने 1647 से 1649 के दरमियान 9 लाख शाहजहानी रुपए की कसीर रकम से तामीर कराई. मस्जिद को इस अंदाज में तामीर किया गया है कि इसमें इमाम की आवाज़ बगैर किसी मवासलाती आले के पूरी मस्जिद में गूंजती है. मस्जिद के गुंबद फ़न तामीर का हसीन नमूना है. इस मस्जिद में छोटे बड़े 100 के करीब गुंबद हैं. गुंबदों के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है. गुंबदों की तरतीब और हवा की आमोदरफ्त का इंतजाम इस खूबी के साथ किया गया है कि सख्त गर्मी और सर्दी में भी मौसम की शिद्दत का एहसास नहीं होता. मस्जिद का एक बड़ा मरकजी दरवाजा और 2 छोटे दरवाजे, एक जनूब की तरफ और दूसरा शिमाल की तरफ है, जो कारीगरी, खूबसूरती, नजाकत, नफासत और रंगों के मिलान और तरतीब का एक हैरत अंगेज नमूना है. शाहजहानी मस्जिद काशी की ईंटों की खूबसूरती की शानदार मजहर है. मस्जिद की दीवारों को कुरानी आयात से सजाया गया है. संगे मरमर और मुगलिया तर्ज के नक्शो निगार मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं.
16वीं सदी में तामीर होने वाली ये मस्जिद माजी और हाल का खूबसूरत इम्तजाज है, जिससे हमारी धरती की सकाफत की महक महसूस की जा सकती है। शाहजहां मस्जिद को 1993 से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल होने का भी एजाज हासिल है। तो जनाब ठट्टा की ये खूबसूरत मस्जिद मुगलिया दौर का ये शाहकार है। शाहकार है बिल्कुल। और ऐसा है मेरा पाकिस्तान में तो हमेशा से जब भी इस सेगमेंट में जिस भी जगह की हम अपने व्यूवर को शेयर कराते हैं उसके देखने के बाद तो मेरे दिल से तो ये बेसाख्ता निकलता है कि जी ऐसा है मेरा पाकिस्तान। और ऐसी शानदार जगह, ऐसे शानदार तर्ज तामीर हमारे मुल्क में मौजूद है कि आप किसी भी टाइम शहर बानो किसी भी तरह का प्लान कर लें, आपके पास यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आप बोर नहीं हो सकते। और अगर मसाजिद की बात की जाए तो नमाजियों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी खूबसूरत मस्जिदें मिलती हैं कि आप वहाँ जाके इबादत करते हैं, इबादत का मजा। अच्छा, वैसे मैं कई दफा हैरान होता हूँ इस तरह के सेगमेंट्स या इस तरह की तामीरात को देख के कि उस दौर में ऐसा शानदार आर्किटेक्चर था कि ऐसा हाथों से सब कुछ एक तरह से जदीद भी है। जैसे वो भी पैकेज में भी वो बताया जा रहा था कि किसी भी मसनूई आले को इस्तेमाल किए बगैर उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि वहाँ पे इमाम जब अजान देता है इस मस्जिद में तो कोई मसनूई आला नहीं चाहिए उस आवाज को बिखेरने के लिए, हर जगह पहुंच जाती है। उसकी तर्ज तामीर ऐसी है कि वो साउंड एको इस तरह करती है कि वो पूरी मस्जिद के अंदर उसकी जो आवाज है वो सुनाई देती है। तो क्या बात है, ऐसी शानदार जो कारीगरी है वो कहाँ देखने को मिलती है। शाही जो हमारा बादशाही किला है वो उसमें भी ऐसे ही है कि आप एक जगह पे एक मखसूस जगह है, वहाँ पर अगर बोलते हैं आवाज तमाम कमरों में, तमाम हाथों में और चुबारों में जाती है। क्या बात, तो ये क्या जबरदस्त बात। तो पाकिस्तान में इस तरह की बेशुमार जो तामीरात है मौजूद हैं, तो आप भी जाएं इस शाहजहां मस्जिद को एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, वहाँ पर अपनी फोटोज बनवाएं, हमारे साथ हमारे वेब पेजेस पे शेयर करें और हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उस पर डिस्कशन। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, सर्दी से बचें, इंजॉय भी करें, खाएं पिएं और सूप पिएं ताकि आपको ज़्यादा सर्दी ना लगे। तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।